जय श्री कृष्णा। मैं सोगडबास एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट पेपर लाइव एवं ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये पैदा हो जाते हैं। आपने बात की कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम जो है उसको यदि आप ICD-10 के हिसाब से पढ़ो तो मेनली आप देखते हो कि इसका अध्ययन जो है आप F00 से लेकर F09 के अंदर करते हो, जिसमें भी आपने पढ़ा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद करना था कि F00 से लेकर F01 के अंदर जो है आप डिमेंशिया पढ़ते हो। उसके बाद में आपने पढ़ा था कि आप जो है वह ऑर्गेनिक अमनेस्टिक सिंड्रोम पढ़ते हो। फिर आपने स्टडी की थी डिलीरियम के बारे में और फिर आपने अदर के बारे में पढ़ा था। हमने आपसे पहले ही बताया था कि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीरियम और डिमेंशिया पे पूछा जाता है। डिलीरियम और डिमेंशिया पे पूछा जाता है, जिसमें से भी हमने डिलीरियम के ऊपर जो है वह स्टडी कर ली थी। अब बात करते हैं हम डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है वह एक प्रकार का ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम ही होता है। लेकिन डिमेंशिया पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि डिमेंशिया से पहले आपने पढ़ा था कि डिलीरियम से ऊपर जो कैटेगरी आपने पढ़ी थी वो एक कैटेगरी थी, नाम था ऑर्गेनिक अमनेस्टिक सिंड्रोम या डिसऑर्डर। ये तीन जो हैं वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में होते हैं। जब तक आप इन तीनों का पता नहीं चलेगा तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि इनमें अंतर क्या है। तो सिंपली मैंने बताया था कि एक एक लाइनर यदि आप याद रखो तो सिंपल आपको याद रखना है कि डिलीरियम में क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब आपकी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन होगा उसकी वजह से मेमोरी का लॉस होगा। डिलीरियम में क्या था, कॉन्शियसनेस में परिवर्तन होगा और उसके परिणाम स्वरूप जो है वह मेमोरी लॉस होगी। डिमेंशिया का भी वही क्लासिकल साइन है, क्या, मेमोरी लॉस। और ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर में भी क्या होती है, मेमोरी लॉस होती है। लेकिन बात ये आती थी कि हम फिर इन्हें डिफरेंशिएट कैसे करें। तो हमने आपको बताया था कि डिलीरियम तो अपने आप में ही अलग है, क्योंकि आपने कहा था कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर या ओल्ड एज के अंदर जो है वह कॉन्शियसनेस में क्लाउडेड आने की वजह से जो है वह मेमोरी लॉस होती है। तो इस पे तो आपको फोकस करना नहीं। अब आपके सामने दो टर्म आती हैं, पहली आती है डिमेंशिया और दूसरी आती है ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे किसी ने अल्कोहल कंज्यूम की, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखते हो कि वह व्यक्ति जो है वह भूलने का शिकार हो जाता है। कुछ चीज़ें जो हैं उसे याद नहीं रहती, वो भूल जाता है कि मैंने बाइक की चाबी जो है वो कहाँ रखी थी, मैंने अपने टीवी का रिमोट जो है वह कहाँ रखा था, ऐसा उसके अंदर देखने को मिलता है। वजह क्या होती है, वजह भी आपने अच्छे से पढ़ी होगी कि उसके अंदर विटामिन B1 की कमी होती है, थायमीन की कमी होती है, कोर्सकॉफ सिंड्रोम जो है जिसे आपने नाम दिया था, ऐसा कुछ होता है। कोर्सकॉफ सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी रिसेंट मेमोरी जो है वह लॉस हो जाती है। कौन सी मेमोरी लॉस होती है, रिसेंट मेमोरी। तो याद रह जाएगा, ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर के अंदर लॉस होती है आपकी रिसेंट मेमोरी। और रिसेंट मेमोरी का मतलब आप समझ सकते हो डे टू वीक, कुछ दिनों से एक सप्ताह तक, मैक्सिमम क्या रहेगा, एक सप्ताह तक। कौन सी आपकी याददाश्त, कौन सी आपकी मेमोरी जो है वो लॉस हो रही है, दिनों से लेकर सप्ताह तक की जो आपकी याददाश्त है वह कम हो रही है। कौन सी बीमारी के अंदर, ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर हमने तो डिमेंशिया में भी यही पढ़ा था कि डिमेंशिया जो है उसमें भी रिसेंट मेमोरी ही लॉस होती है, तो फिर इन दोनों में अब अंतर क्या हुआ। तो आपने जहां पे डिमेंशिया के अंदर पढ़ा होगा कि जिसमें भी रिसेंट मेमोरी लॉस होती है, वहां आपने एक शब्द और पढ़ा होगा, वो था प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। डिमेंशिया में क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होता है। ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर जो होता है उसमें जैसे कोर्सकॉफ सिंड्रोम हो गया, इनकी वजह से क्या होता है, कुछ समय के लिए, कुछ डेज टू वीक जो है वो रिसेंट मेमोरी जो है वह लॉस हो जाती है। डिमेंशिया के अंदर मेमोरी जो लॉस होती है वो कैसी होती है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। कैसी होती है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस का मतलब क्या हुआ, आगे आगे प्रोग्रेस हो रहा है। तो क्या लिखोगे आप, रिसेंट टू
रिमोट, रिसेंट टू रिमोट। मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं कि होता क्या है, ये याददाश्त जो है वो कैसे जमी होती है। ये याददाश्त कुछ क्रम में जमी होती है। जैसे मैं बचपन में था तो वो बचपन की यादें यहाँ जमी थी, उसके बाद आगे की यादें, फिर ये यादें और आज के दिन वाली यादें। तो कुछ ऐसे एक क्रम के अंदर ये जमी हुई होती हैं। जब ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है, जब ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है तो आपने पढ़ा प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। तो ये मेमोरी लॉस कहां से होगी? ऊपर से। कहां से हो रही है? ऊपर से, मतलब रिसेंटली। कहां से स्टार्ट हो रही है? रिसेंटली। तो आज मैंने क्या किया, किसके साथ क्या किया, ये सारी चीजें गायब होती हैं। उसके बाद मैंने एक सप्ताह पहले क्या किया था, वो गायब हो गया। उसके बाद एक महीने पहले क्या किया था, वो गायब हो गया। फिर एक साल पहले क्या किया था, वो गायब हो गया। ऐसे पर दर पर, एक परत के नीचे दूसरी परत जो है वो आपकी मेमोरी की दबी हुई रहती है। और जब ये बीमारी होती है आपके अंदर डिमेंशिया, तो डिमेंशिया के अंदर जो है वह प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस से होती है। अब आप आसानी से इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ऑर्गेनिक एमनेस्टिक डिसऑर्डर है उसमें रिसेंट मेमोरी लॉस होगी, जबकि डिमेंशिया के अंदर रिसेंट टू रिमोट मेमोरी लॉस होगी। और यदि कोई आपसे इसकी वजह पूछे तो भी आप आसानी से बता सकते हो कि हमारी याददाश्त जो है वो कुछ इस क्रम में जमी हुई रहती है, और जो याददाश्त लॉस होती है वो ऊपर से लॉस होती है। तो धीरे धीरे ये है प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। धीरे 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 जो है आप अपनी जिंदगी की सारी सुनहरी यादें जो है वो भुलाते जाते हो। इसे बोलते हैं डिमेंशिया, और ये होता है आपका ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिमेंशिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिमेंशिया। आशा करता हूं आपको ऑर्गेनिक अमनेस्टिक डिसऑर्डर और डिमेंशिया में अंतर समझ आ गया होगा। तो बात कर लेते हैं हम डिमेंशिया। डिमेंशिया, तो डिमेंशिया क्या है? आपने पढ़ा था कि डिलीरियम क्या था? एक्यूट क्रोनिक, एक ऑर्गेनिक जो था एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। तो डिमेंशिया क्या हो जाएगा? क्रोनिक, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, या आप बोल सकते हो क्रोनिक मेंटल या क्रोनिक ऑर्गेनिक, क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम और क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ये याद रह जाएगा। तो डिमेंशिया का दूसरा नाम हो गया ऑर्गेनिक और क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, और दूसरा नाम बोल सकते हो क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। अब आप बात करते हो कि इसे क्रोनिक नाम क्यों दिया? तो आपने कहा था कि यदि कोई बीमारी जो है वह धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हो तो उसके लिए आप क्रोनिक शब्द का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करोगे? क्रोनिक शब्द का प्रयोग करोगे। तो आपने पढ़ा था कि जो डिलीरियम होता है वह क्या होता है? लेस देन 6 मंथ। क्या होता है? लेस देन 6 मंथ। तो डिमेंशिया में क्या लिखोगे आप? मोर देन 6 मंथ। क्या लिखोगे सर? मोर देन 6 मंथ। याद रह जाएगा, सिंपल सा। डिमेंशिया जो है एक प्रकार का क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है जो कि लगभग 6 महीने बाद दिखाई देता है। मतलब जब आप में डिलीरियम होगा उसके बाद में भी जो है वह डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। इसकी समयावधि जो है वह ज्यादा होती है। यह क्रोनिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है। याद रह जाएगा। अब बात करते हैं हम होता क्या है डिमेंशिया, मतलब डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी डिमेंशिया की? तो सिंपली आप लिख सकते हो डेफिनेशन इसकी, क्या लिखोगे? मैंने कहा था कि आपको डेफिनेशन इजी वे में याद हो जानी चाहिए। कैसे? डिमेंशिया क्या था? क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। तो आप लिखोगे डिमेंशिया इज ए क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम विच कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या देखने को मिलता है आपको? प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। जब धीरे धीरे आपकी याददाश्त जो है, मेमोरी पावर जो है वह कम होने लगती है तो फाइनली क्या होता है? आपकी पर्सनैलिटी जो है वह भी डिटोरिएट हो जाती है। पर्सनैलिटी भी क्या हो जाती है? डिटोरिएट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो मेमोरी लॉस के साथ साथ ही लॉस किस किस के अंदर आ जाएगा? आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी, पर्सनैलिटी के अंदर। जब आपकी मेमोरी लॉस होगी, आपकी पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाएगी, तो आपकी लर्निंग एक्टिविटी में भी कमी आ जाएगी, लर्निंग एक्टिविटी में भी कमी
आ जाएगी। अब मैं फिर से आपको वही एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आपने कहा था कि डिमेंशिया में क्या हो रहा है, रिसेंट टू रिमोट मेमोरी जो है वह लॉस हो रही है, रिसेंट टू रिमोट मेमोरी लॉस हो रही है। आज मैंने क्या किया वह मैं भूल गया, आज मैंने क्या किया था वह मैं भूल गया, फिर आज से 7 दिन पहले मैंने क्या किया था वो भी भूल गया, आज से 1 महीने पहले मैंने क्या किया था वो भी भूल गया। धीरे धीरे ये कंडीशन जो है वह बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। इसके साथ साथ ही डिटोरिएट पर्सनैलिटी और डिक्रीज लर्निंग एक्टिविटी। तो डिक्रीज या लॉस ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, तो जो लर्निंग एक्टिविटी हैं वो भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती हैं। अब यहां पे हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक अमनेस्टिक सिंड्रोम जो था, डिसऑर्डर जो था, उसके अंदर बंदे को आज की चीजें याद नहीं रहेंगी या 7 दिन की चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन आज से 10 साल पहले उसने बाइक चलाना सीखा था, कार ड्राइविंग उसने सीखी थी, तो वह कार ड्राइविंग आज भी कर सकता है। ऑर्गेनिक अमनेस्टिक सिंड्रोम वाला बंदा जो है उसने आज जो है वह कुछ काम करना सीखा है, उसे वह भूल सकता है, लेकिन 10 साल पहले उसने कोई काम सीखा था, उस काम को वह नहीं भूल सकता। लेकिन डिमेंशिया का पेशेंट जो है उसने 10 साल पहले बाइक चलाना सीखा था, कार राइडिंग सीखी थी, वह आज भी जो है कार ड्राइव करना भूल सकता है, क्योंकि रिसेंट टू रिमोट जो है उसकी मेमोरी लॉस हो रही है। और जैसे ही मेमोरी लॉस होगी तो उसकी लर्निंग एक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। सीखी हुई चीजों को भी बंदा जो है वह भूलने लगता है। तो ये एक इस प्रकार की खतरनाक बीमारी होती है जिसके अंदर जो है वह आप अपनी सारी यादों को भुला देते हो और उन यादों के साथ आपकी पर्सनैलिटी डिटोरिएट होगी, और पर्सनैलिटी डिटोरिएट होगी मतलब आपकी लर्निंग एक्टिविटी का भी लॉस हो जाएगा। तो सिंपली यही परिभाषा आपके सामने नजर आएगी, तो आप कैसे लिखोगे, और डिमेंशिया इज एन chronic organic brain syndrome which characterized by progressively memory loss and deteriorate personality and loss of learning activity। डिमेंशिया एक प्रकार की क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है जिसमें व्यक्ति में प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस के साथ साथ में उसकी पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाती है और सीखी हुई चीज़ों को भी वह धीरे धीरे भूलने लगता है। यह होती है डिमेंशिया। अब बात करते हैं ऐसी बीमारी जो है वो किस वजह से हमें होती होगी, ऐसी बीमारी जो है वो किस वजह से हमें होती होगी। तो बात करें हम कोजेज या इटियोलॉजी, बात करें हम कोजेज या इटियोलॉजी की। कोजेज एंड इटियोलॉजी। तो कोजेज की यदि बात करें तो डिमेंशिया जो है वह 2 फॉर्म में मिलेगा। कितनी फॉर्म में मिलेगा आपको, 2 फॉर्म में देखने को मिलेगा। यदि कोज की आप बात करो तो डिमेंशिया आपको 2 फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये जो इरिवर्सिबल जो कोजेज हैं वो 85% होते हैं और रिवर्सिबल कोजेज जो होते हैं वो कितने होंगे, केवल 15%। कौन कौन से होंगे, कितने होंगे, केवल 15%। मतलब सीधी सी बात है कि यादें जो हैं वो किससे संबंधित हैं, आपके नर्वस सिस्टम का काम है। किसका काम है, नर्वस सिस्टम का काम है। और आपने नर्वस सिस्टम में हमारी जो मेडसर्च की क्लासें हैं उनके अंदर पढ़ी होगी एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसोनिज्म डिजीज, इन सारी डिजीज के बारे में, जो भी डीजनरेटिव डिजीज हैं उनके बारे में आपने पहले से अच्छे से अध्ययन कर रखा है। तो हम आपको बस इतना सा बता देते हैं कि इरिवर्सिबल कोजेज जो होते हैं वो 85% जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं डिमेंशिया के लिए, और रिवर्सिबल कोज जो हैं वो 15% जिम्मेदार होते हैं डिमेंशिया कोज करने के लिए। अब कौन कौन से होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और कौन कौन से कोजेज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। तो इरिवर्सिबल में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो भी डीजनरेटिव डिजीज हैं, जो भी डीजनरेटिव डिजीज हैं वो सारी की सारी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि एल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म, पिक्स, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं वो डीजनरेटिव डिजीज हैं।
ये तो आपने विक्रम सर की क्लास में पढ़ लिया होगा, एल्जाइमर और पार्किंसोनिज्म। पिक्स डिजीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पिक्स डिजीज भी एक प्रकार की सीएनएस की डीजनरेटिव डिजीज ही होती है। ये भी क्या है, सीएनएस से संबंधित एक डीजनरेटिव डिजीज ही होती है, जिसके अंदर आपके फ्रंटल और पैराइटल जो लोब हैं, फ्रंटल और पैराइटल लोब जो हैं उनमें पाई जाने वाली गायरी जो हैं उनमें एट्रोपी हो जाती है। कौन कौन से लोब याद रखोगे आप, फ्रंटल और पैराइटल। फ्रंटल और पैराइटल लोब के में मौजूद जो गायरीज हैं उनमें क्या हो जाएगी, एट्रोपी हो जाएगी। जब उनमें एट्रोपी हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में आपकी मेमोरी जो है वह लॉस हो जाएगी, और वह मेमोरी लॉस किस प्रकार की होगी, इरिवर्सिबल। कैसी होगी, इरिवर्सिबल। यदि एक बार वो याददाश्त आपकी चली गई तो वो याददाश्त दोबारा जो है वो आपके पास से नहीं आएगी। तो ये होती है इरिवर्सिबल कोजेज, ये होते हैं कुछ इरिवर्सिबल कोजेज। यदि इनके द्वारा बीमारी जो डिमेंशिया कोज हो रही है तो वह क्या होगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस ही करेगी। वह क्या करेगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस ही करेगी। दूसरे कोजेज पे बात करें हम, रिवर्सिबल। बात करें रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल बार बार हो सकते हैं, ट्रीट किए जा सकते हैं। कुछ समय के लिए हुए, ट्रीट कर लिए, फिर हो गए, फिर ट्रीट कर लिए, फिर हो गए, फिर ट्रीट कर लिए। तो ये रिवर्सिबल जो कोजेज हैं, रिवर्सिबल जो कोजेज हैं उनके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि कुछ कंट्रीज जो होती हैं, कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो डेवलप हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो यदि हम दोनों के हिसाब से बात करें, जैसे सवाल पूछा जा सकता है वन लाइनर सवाल के अंदर कि डेवलप्ड कंट्री जो हैं उनमें कौन से रिवर्सिबल कोज होते हैं डिमेंशिया के लिए जिम्मेदार, तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर रिवर्सिबल कोज क्या रहेगा, टॉक्सिन। क्या रहेगा, टॉक्सिन। और यदि यही सवाल जो है वह इंडिया के लिए पूछा जाए कि इंडिया में जो है वह डिमेंशिया के लिए रिवर्सिबल कोज क्या रहेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिया डेवलप्ड में नहीं आ रहा है, डेवलपिंग में आएगा, डेवलपिंग। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म एंडोक्राइन वाले जो हैं, ठीक है, वो जिम्मेदार हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, जो भी एंडोक्राइन से संबंधित हैं। हार्मोन में परिवर्तन हुआ, हार्मोनल इंबैलेंस हुआ बॉडी के अंदर, हार्मोनल इंबैलेंस हुआ तो रिवर्सिबल। कैसी कंडीशन, रिवर्सिबल। आपके अंदर क्या हुई, मेमोरी लॉस होगी, ठीक है। आपने जैसे इलाज किया या फिर बॉडी में फिर परिवर्तन आए, हार्मोन वापस चेंज हुए और ये कंडीशन जो है वो ट्रीट होगी। तो ऐसा होता है, सिंपली आप याद रखोगे, वन लाइनर सवाल पूछा जा सकता है कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो है वो डिमेंशिया के लिए जिम्मेदार कोज क्या है, तो आपका आंसर होगा टॉक्सिन। और डेवलपिंग जो कंट्री है उनके लिए जो है वह एंडोक्राइन जो कारक हैं, कोजे जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं रिवर्सिबल कोज के लिए। याद रह जाएगा। अब ऐसे ही कई बार एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो मानसिक बीमारियां नहीं होती लेकिन मानसिक बीमारियों को लीड करती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो मानसिक बीमारियां तो नहीं होती लेकिन मानसिक बीमारियों को लीड करती हैं, जैसे वो भी रिवर्सिबल कोजेज में ही आएंगी। जैसे हम बात करें HIV, जैसे बात करें हम HIV, कैंसर, स्ट्रोक, ये बीमारियां जो हैं वो साइकेट्रिक तो नहीं होती, ठीक है, मानसिक बीमारियां तो नहीं होती लेकिन इनकी वजह से एक मानसिक बीमारी होती है। सवाल पूछा जा सकता है कि HIV जो है उसकी वजह से कौन सी मानसिक बीमारी जो है क्रिएट होगी, कैंसर से कौन सी मानसिक बीमारी होगी और स्ट्रोक से कौन सी मानसिक बीमारी होगी। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ऐसी सारी डिजीज वर्ल्ड वाइड, वो भी कैसे, वर्ल्ड वाइड जो है वो एक मेंटल डिजीज को लीड करती हैं और वह मेंटल डिजीज जो है वह है डिप्रेशन। वह क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वह एक प्रकार की मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, वो भी कैसी, वर्ल्ड वाइड। डिप्रेशन जो है वह वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो है पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है, साइकेट्रिक इलनेस, क्योंकि यही ऐसी साइकेट्रिक इलनेस है जो बाकी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी उत्पन्न होती है। तो यह भी सवाल जो है वह आपसे पूछा जा सकता है। जो आपके एमएससी की या फिर पीएचडी के लिए जो एग्जाम्स होती हैं साइकेट्री के लिए, उसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं कई बार ऐसे कि ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है या कोई मेडिकल कंडीशन दे दी तो वह कौन सी जो है वह साइकेट्रिक कंडीशन को लीड करेगा। तो आपको याद रखना कि वर्ल्ड वाइड यदि सवाल पूछा जाए तो बताना है कि एक मेजर बीमारी जो होती है वह डिप्रेशन होती है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर
और चर्चा करेंगे पूरे मूड डिसऑर्डर जब हम पढ़ेंगे तो डिप्रेशन क्या होता है उसके अंदर हम बात करेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्रिएट करती हैं क्या, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और वह साइकेट्रिक इलनेस होती है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है वो भी किसके अंदर आएगा, रिवर्सिबल के अंदर। किसमें आएगा, रिवर्सिबल के अंदर। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जैसे कि HIV था, कैंसर था, स्ट्रोक था, कोई भी मेडिकल कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन को आप क्या करोगे, ट्रीट करोगे। जैसे ही मेडिकल कंडीशन होगी आप में डिप्रेशन आएगा, क्या आएगा, आप में डिप्रेशन आएगा। और डिप्रेशन क्या है, रिवर्सिबल कोज, क्या है, रिवर्सिबल कोज। और आप में जो है वह डिमेंशिया के सिम्टम्स नजर आने लगे। मेडिकल कंडीशन को आपने ट्रीट किया, मेडिकल कंडीशन को क्या किया आपने, ट्रीट किया। मेडिकल कंडीशन को ट्रीट किया तो डिमेंशिया गायब, क्योंकि डिमेंशिया किसकी वजह से हो रहा था, मेडिकल डिजीज की वजह से हो रहा था। तो जैसे ही आपने इन बीमारियों का इलाज किया डिमेंशिया गायब हो गया, और डिमेंशिया गायब हो गया तो आपकी ये वाली वो डिप्रेशन गायब हो गया। तो डिप्रेशन गायब हो गया तो आपकी डिमेंशिया जो है, ये वाली बीमारी जो है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वह सही हो जाती है। तो किसके अंदर पढ़ोगे आप इन्हें, रिवर्सिबल कोजेज के अंदर। आशा करता हूं कोजेज समझ आ गए होंगे। सिंपल सिंपल याद रखना है, दो प्रकार के ही कोज होंगे, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। कुछ कारक होते हैं जो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, एक बार लीड करने के बाद में आप उन्हें ट्रीट कर पाना जो है वह ज्यादा आसान नहीं होता। और ये कुछ कारक होते हैं जिन्हें आप आसानी से ट्रीट कर सकते हो। ये 85% होते हैं और ये 15% होते हैं। इसके अंदर सवाल पूछा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो कारक जिम्मेदार हैं वो टॉक्सिन है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म बोले तो एंडोक्राइन से संबंधित हैं। और इधर आपने कहा कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जो भी रिवर्सिबल कोजेस के अंदर ही आती हैं, जिम्मेदार होती हैं डिमेंशिया के लिए, क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन जो हैं वो एक साइकेट्रिक कंडीशन डिप्रेशन को उत्पन्न करती हैं, और उस डिप्रेशन की वजह से जो है वो डिमेंशिया आपके अंदर हो जाता है। बस इतना सा आपने लिखना है, ये होते हैं कोजेस। अब बात करते हैं, चलो सर कोज तो ये होते होंगे, फिर साइन सिम्टम क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि बंदे को जो है वह डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम जो हैं वो नजर आते हैं, डिमेंशिया के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम जो हैं वो नजर आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स तो हमने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ कार्डिनल साइन होते हैं डिमेंशिया के। डिमेंशिया के क्या होते हैं, कुछ कार्डिनल साइन। जैसे डिलीरियम के कार्डिनल साइन हमने आपको क्या बताया था, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। क्या था, क्लाउडेड कॉन्शियस। याद रखना ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में मेमोरी लॉस तो कॉमन है, मेमोरी लॉस तो कॉमन है। यदि आपने मेमोरी लॉस याद किया है तो वह तो कॉमन चीज है। डिफरेंस जो है वो तो कैसे, मेमोरी लॉस किस वजह से हो रहा है, मेन चीज तो आपने याद करनी है, मेमोरी लॉस किस वजह से हो रहा है। तो आपने कहा कि रिसेंट मेमोरी लॉस हो रही है, ठीक है, रिसेंट मेमोरी लॉस हो रही है, जैसे विटामिन की कमी की वजह से होगी, ठीक है, या कोई और कंडीशन की वजह से होगी। तो ये तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक अमनेस्टिक सिंड्रोम। यदि कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आने की वजह से मेमोरी लॉस हो रही है वह हो गया डिलीरियम। और आपने कहा डीजनरेटिव डिजीज या फिर रिवर्सिबल कोज की वजह से मेमोरी लॉस हो रही है, और वो भी कैसी, रिसेंट टू रिमोट, तो वह हो गया डिमेंशिया। तो पहला ही कार्डिनल साइन यही हो गया, इंपेयर्ड मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। फिर आपने कहा था कि जब प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होती है तो क्या हो जाती है, पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है। अब पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाती है, पर्सनैलिटी डिटोरिएट मतलब आपका बिहेवियर परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहेवियर परिवर्तित हो जाएगा। और बिहेवियर परिवर्तित होगा मतलब बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। एक एक करके हम आपको बताते हैं, इन्हें भी आप होरे से याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहला आप याद कर सकते हो एग्नोसिया, ठीक है, एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब क्या होता है, एग्नोसिया का मतलब होता है आप जो है वह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। इंपेयरमेंट आ जाता है किसके अंदर, रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट। आप जो है वो ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हो, आप जो है वो क्या नहीं कर पाते हो, ऑब्जेक्ट को जो है वह नहीं पहचान पाते हो, ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते हो। आपको कोई चीज दी जाती है, कोई वस्तु दी जाती है, आप उसे नहीं पहचान पाते हो, यह होता है एग्नोसिया। इसमें क्या कहा, पहले क्या, रिसेंट, इस चीज को आपको याद रखना है, रिसेंट टू रिमोट, इस
वर्ड को आपको पूरे डिमेंशिया में याद रखना है, रिसेंट टू रिमोट। जैसे मैं फिर आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयास करूं कि रिसेंट टू रिमोट मतलब अभी अभी क्या हुआ है और पहले क्या हुआ था, ऐसे धीरे धीरे आप भूलते हो। इंपेयरमेंट रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, आपके सामने अभी क्या ऑब्जेक्ट रखा था, आप उसे नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है। किसी ने कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा और आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट ये होता है, आप उस ऑब्जेक्ट को भूल गए हो, क्या हो गए, उस ऑब्जेक्ट को आप भूल चुके हो, इंपेयरमेंट। अब आपने कहा कि यही कंडीशन यदि लंबे समय तक चली रहे तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिस समय आप जो है वह अपनी फैमिली मेंबर जो हैं उनको भी भूल जाते हो, उनके फेस को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। आपके सामने अपनी माँ, बाप, भाई, बीबी को भी लाकर खड़ा कर दिया जाए या अपने बच्चे की तस्वीर आपको दिखाई जाए तो भी आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। तो फैमिलियर फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना भी एक प्रकार की साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, एक प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसे आप बोलते हो प्रोसोपग्नोसिया। क्या बोलोगे, प्रोसोपग्नोसिया। प्रोसोपग्नोसिया क्या है, एक प्रकार की ऐसा साइकेट्रिक सिम्टम्स है जिसके अंदर फैमिलियर फेस को भी इंसान जो है वह नहीं पहचान पाता। यदि आप किसी व्यक्ति के सामने उसके फैमिली मेंबर की तस्वीर लेकर जाते हो और वह उन्हें भी नहीं पहचान पाता, मतलब कौन सी बीमारी होगी, प्रोसोपग्नोसिया। प्रोसोपग्नोसिया जो है वह ऐसा डिसऑर्डर या ऐसा सिंड्रोम या ऐसी डिजीज या ऐसा सिम्टम्स आप बोल सकते हो जिसके अंदर इंसान जो है वह फैमिलियर ऑब्जेक्ट जो है, फैमिलियर फेस जो है उन्हें भी नहीं पहचान पाता। याद रह जाएगा, पहले एग्नोसिया होगा लेकिन रिसेंट और रिमोट, धीरे 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 आज जो है वह किसी ऑब्जेक्ट को भूल रहा है, मेरी ये कार नहीं थी, ये कार किसी और की है, कल अपने मकान को भूलेगा, परसों जो है वह अपने फैमिली मेंबर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, एग्नोसिया। ऐसे ही एक होता है अटैक्सिया। अटैक्सिया, अटैक्सिया का मतलब क्या हुआ, अटैक्सिया में क्या हुआ, कोऑर्डिनेटर नहीं होता, किसके अंदर, मोटर एक्टिविटी के अंदर। इंपेयर्ड क्या हो जाता है, मोटर एक्टिविटी। आपकी जो मसल्स या मोटर एक्टिविटी जो हैं उनमें इंपेयरमेंट आ जाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनमें क्या नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उनमें क्या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जैसे कि मुझे चलना है, जैसे कि मुझे चलना है तो मैं एक पैर को उठा रहा हूं, एक पैर को रखूंगा तो दूसरे को उठाऊंगा, तो मैं ऐसा कर नहीं पाता हूं, मैं क्या नहीं कर पाता हूं, ऐसा कर नहीं पा रहा हूं, मेरी मसल्स के अंदर जो है वह कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है। जैसे सिंपल सा आपने देखा होगा कि आप एक हाथ से कुछ उठा रहे हो, जैसे आप एक हाथ से कुछ उठा रहे हो, इधर से आप क्या कर रहे हो, एक हाथ से कुछ उठाने का प्रयास कर रहे हो, जैसे मैंने इस हाथ से कुछ उठाने का प्रयास किया तो ऑटोमेटिकली इधर वाला शरीर जो है वो ऊपर उठ जाता है, किसके लिए, बैलेंस के लिए। लेकिन यहां जो है अटैक्सिया की कंडीशन में मोटर एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। याद रहेगा कि मोटर एक्टिविटी के अंदर जो है ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। इधर से मैं कुछ भी उठा रहा हूं तो इधर वाला जो है वह कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे ही एक कंडीशन होती है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया में क्या होगा, एप्रेक्सिया के अंदर जो है वह डिफिकल्ट टू स्किल्ड मूवमेंट, डिफिकल्ट स्किल विद स्किल मूवमेंट या एक्ट, ठीक है। आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्किल एक्टिविटी जो है आपको परफॉर्म करनी है। जैसे किसी ने यही बोल दिया कि ये मार्कर आपको उठाना है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या लगता है, पेशेंट को ऐसे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये स्किल्ड मूवमेंट जो है, ये एक्ट जो है, डिफिकल्टी, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। उसे लगता है कि मेरी मांसपेशियां जो हैं वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि मैं इस चीज को भी आसानी से नहीं उठा पाऊंगा। कोई भी चीज यहां पे रखी है, उस चीज को मुझे उठाना है तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को जो है वह आसानी से उठा नहीं पाऊंगा। क्या, एप्रेक्सिया। इसे क्या बोलोगे आप, एप्रेक्सिया बोलोगे। तो एप्रेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर डिफिकल्ट स्किल मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफिकल्ट स्किल मूवमेंट जो है वो पाए जाते हैं। ऐसे एक कंडीशन होती है एफेजिया। एफेजिया क्या होती है, एफेजिया। अफेजिया के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति जो है, ये क्या है, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर, एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है।
एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति जो है वो आसानी से क्या नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अब कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें किसी ना किसी पिक्स, डायग्राम आदि का सहारा लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब बोलने में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बोल नहीं पा रहा है, स्पीक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप किन पिक्स का सहारा लोगे कि इनके द्वारा आप बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्या आपके साथ घटित हुआ। तो ऐसे अब ये हो क्यों रहा है, आपने कहा कि ये सारी चीजें किसे परिवर्तित करेंगी, आपकी पर्सनैलिटी को डिटोरिएट कर देंगी। किसे, पर्सनैलिटी को। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको 3 ही चीजें याद रखनी है कि एक तो पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाती है, लर्निंग एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है, पहले से सीखी गई चीजों को भी आप भूल जाते हो, और मेमोरी जो है वह प्रोग्रेसिवली लॉस से होती है। ये तो सिर्फ आप सिंपली ऐसे याद रखने के लिए तो मैंने 2-4 टर्म आपको बताई हैं, ऐसे ऐसे होता है। जैसे एग्नोसिया आपने बताया कि इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइजेशन द ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते, यही कंडीशन यदि बहुत क्रिटिकल हो जाए या धीरे धीरे बढ़ती रहे तो वह प्रोसोपोग्नोसिया में चेंज हो जाती है। अटैक्सिया आपने कहा कि जो मोटर एक्टिविटी जो होती हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनमें बैलेंस जो है वह नहीं बन पाता है। अप्रेक्सिया जो आपने बताया कि डिफिकल्ट स्किल मूवमेंट, मतलब मसल्स हैं आपके पास लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मैं ये काम पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये वजन जो है वो उठेगा या नहीं उठेगा, ऐसा आपको लगता है। और एफेजिया में मतलब कि लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वह समाज में क्या नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो ये कुछ जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं डिमेंशिया के। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के बाद में, याद रह जाएगा 4A से और मेमोरी लॉस से भी आप याद कर सकते हो। बस इतना याद रखना है, मेमोरी लॉस रिसेंट टू रिमोट रहेगी। क्या रहेगी, रिसेंट टू रिमोट रहेगी। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन। बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन। ये डिमेंशिया जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपने कहा था कि डिमेंशिया जो है उसके कारण कितने लिखे आपने, 2 कारण लिखे थे, एक तो आपने इरिवर्सिबल और एक लिखा था रिवर्सिबल। तो आप कहोगे कि डिमेंशिया जो है इसके टाइप्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। इसके टाइप्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। इंपॉर्टेंट टाइप्स जो आप देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 2 ही इसके इंपॉर्टेंट टाइप होंगे। जैसे कि पहला आपने कहा एल्जाइमर, एल्जाइमर्स डिमेंशिया, और दूसरा कौन सा बता दिया आपने एल्जाइमर्स के बाद में वस्कुलर डिमेंशिया, ठीक है। इसे आप मल्टीफ्रैक्ट डिमेंशिया के नाम से भी जानते हो, और इसे जो है आप डीजनरेटिव डिमेंशिया के नाम से भी जानते हो। डीजनरेटिव डिमेंशिया के नाम से भी आप जानते हो। अब सिंपल सा आपको याद करना है, ऐसे ही याद रह जाएगा। जैसे आपने कहा था कि इरिवर्सिबल कॉज, तो इरिवर्सिबल कॉज के अंदर तो आप में आ गया एल्जाइमर्स, ठीक है, और इधर इरिवर्सिबल कॉज में एल्जाइमर आ गया, इधर रिवर्सिबल कॉज में वस्कुलर डिमेंशिया आ गया। क्या आ गया, वस्कुलर डिमेंशिया। जैसे कोई शॉक की कंडीशन आपने बताई थी, स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। आपने कहा था कि HIV हो सकता है, आपने कहा था डिप्रेशन हो सकता है, आपने कहा टॉक्सिन जो है वो वजह हो सकती है, एंडोक्राइन जो है वो वजह हो सकती है। तो वस्कुलर डिमेंशिया क्या हुआ, वस्कुलर डिमेंशिया। जैसे स्ट्रोक हुआ, पहले हम ये पढ़ ले क्योंकि इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वेसल्स में प्रॉब्लम आई। जैसे कि कोई नर्व जो है, ठीक है, कोई आर्टरी जो है, कोई वेसल्स जो है, कोई नस जो है वह क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। कहाँ, ब्रेन के अंदर। क्या कर रही थी, ब्रेन के अंदर सप्लाई कर रही थी। अब आपने कहा कि किसी भी वजह से वह कंप्रेस हो गई या फिर जो है वह सप्लाई जो है वह वहां पे नहीं पहुंच पा रही। जब वह सप्लाई वहां पे नहीं पहुंच पाएगी तो वहां मौजूद सेल और टिश्यू जो है उनमें हाइपोक्सिया होगा। सेल और टिश्यू में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। और फिर आपने कहा कि डीजनरेशन क्या होगा, फिर फाइनली डीजनरेशन होगा। फिर आपने कहा कि आप धीरे धीरे जो है वह कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगी, धीरे धीरे आप भूलने लगोगे। फिर जैसे ही आपके उस कोज को ट्रीट किया जाएगा फिर आप फिर दोबारा वापस जो है वो उस कंडीशन के अंदर आ जाते हो, मतलब रिवर्सिबल। तो वस्कुलर डिमेंशिया के अंदर तो आप सिर्फ इतना पढ़ना है कि ऐसे कोज जो होते हैं, ठीक है, जो कुछ समय के लिए होते हैं, जो कि आपने रिवर्सिबल कोजेज 15% ही कोज होते हैं, सिर्फ 15% कोजेज होते हैं जो वस्कुलर डिमेंशिया के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अभी हम जो पढ़ते हैं वो है एल्जाइमर्स या डीजनरेटिव डिमेंशिया। आपने कहा कि एल्जाइमर या डीजनरेटिव डिमेंशिया जो है वह एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है डिमेंशिया का, और आपने जो है वह पहले ही पढ़ लिया था कि F00 और F01 के अंदर आप जो है वह क्या पढ़ रहे हो, डिमेंशिया। क्या पढ़ रहे थे, डिमेंशिया आप पढ़ रहे थे। तो आपने कहा था कि F00 में आप क्या पढ़ रहे थे, एल्जाइमर्स वाला, और F01 के अंदर जो है वो आप क्या पढ़ रहे थे, वस्कुलर डिमेंशिया। तो अब आप बात करते हैं कि ये एल्जाइमर डिमेंशिया जो है वो एल्जाइमर डिमेंशिया जो है वह क्या होता है। तो एक बार ब्रीफली हम बात कर लें इसके बारे में, थोड़ा सा एल्जाइमर के बारे में, एल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में। एल्जाइमर में तो क्या होता है वो तो आपने अपने विक्रम सर की क्लास में अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि एल्जाइमर डिमेंशिया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि एल्जाइमर डिमेंशिया क्या होता है। तो आपने सिर्फ पहले तो ये याद करना है कि एल्जाइमर डिमेंशिया जो है एल्जाइमर की कंडीशन में होता है। क्या होता है, एल्जाइमर की कंडीशन। जब एल्जाइमर होगी, डीजनरेटिव डिजीज होगी, तब डिमेंशिया होगा। तब क्या होगा, डिमेंशिया होगा। डिमेंशिया की वजह से एल्जाइमर नहीं होगी, डिमेंशिया की वजह से एल्जाइमर नहीं होगी, एल्जाइमर की वजह से जो है वह डिमेंशिया होगा। क्योंकि आपने कोजेज में एल्जाइमर पढ़ा था, एल्जाइमर होगी तब उसे डिमेंशिया होगा। ये जो एल्जाइमर डिमेंशिया जो होता है, एल्जाइमर डिमेंशिया जो होता है उसके अंदर प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होती है। क्या हो रही है, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। ये प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होने की जो कंडीशन जो है, इसकी कितनी स्टेजेज होती हैं, टोटल स्टेजेज होती हैं इसकी 7 स्टेजेज। कितनी स्टेज होंगी, 7 स्टेज। कितनी स्टेज होंगी, 7 स्टेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 हम पढ़ रहे थे एल्जाइमर डिमेंशिया। एल्जाइमर डिमेंशिया की कितनी स्टेज आपको देखने को मिलेंगी, 7 स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि बात करें सबसे पहली स्टेज, पहली स्टेज के अंदर नो सिम्टम्स। पहली स्टेज के अंदर जो है एल्जाइमर डिमेंशिया की पहली स्टेज में जो है वो मेमोरी लॉस के, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मेमोरी लॉस के आधार पे, मेमोरी लॉस के आधार पे। तो मेमोरी लॉस के कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते। मेमोरी लॉस के क्या नहीं होंगे, कोई सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर नहीं होंगे। मेमोरी लॉस के कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होंगे। होगा मेमोरी लॉस तो होगा, रिसेंट मेमोरी लॉस हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता। लेकिन क्या नहीं होता, आपको नहीं लगता है कि मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको लगता नहीं, सिम्टम्स जो हैं वो नजर नहीं आते फर्स्ट स्टेज के अंदर। यदि आपका एल्जाइमर डिमेंशिया है, जैसे आप खाना खाना भूल रहे थे, ठीक है, या आप किसी ऑब्जेक्ट का नाम भूल गए थे, तो आपको नहीं लगता, ठीक है, आप किसी चीज को याद नहीं रख पा रहे हो या बार बार भूल रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि ये बीमारी है, नो सिम्टम्स, आपको सिम्टम्स जो है वो नजर नहीं आते अपीयर। लेकिन दूसरी स्टेज के अंदर फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलता है, फॉरगेटफुलनेस। दूसरी जो कंडीशन होती है, दूसरी जो स्टेज होती है एल्जाइमर्स की, उसके अंदर भूलने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। अब आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ भूल रहा हूं, अब आपको क्या लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं, मैं कुछ भूल रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज के अंदर जो है वह माइल्ड आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, माइल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है, या डिक्लाइन, डेफिसिट। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे डिमेंशिया है, डिमेंशिया का मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डी का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज, डी का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज, और मेंशिया का मतलब क्या हो गया, कॉग्निटिव एबिलिटी। क्या हो गया, कॉग्निटिव एबिलिटी। या तो कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर आपकी लर्निंग हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, अटेंशन हो गई, ये सारी चीजें। तो डिमेंशिया के अंदर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है उनका क्या हो जाना, कम हो जाना। तो एल्जाइमर डिमेंशिया के अंदर ऐसा ही हम देखेंगे। जैसे पहली कंडीशन में आपने कहा कि माइल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। अब चौथी जो कंडीशन आती है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो मॉडरेट, इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट डिक्लाइन। माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव जो है एक्टिविटी वो क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। पहली स्टेज के अंदर कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होगा, नो सिम्टम्स, सिम्टम्स तो होते हैं पर अपीयर नहीं होते, आपको नजर नहीं आते हैं। दूसरी स्टेज में फॉरगेटफुलनेस स्टार्ट हो जाती है, तीसरी में माइल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होने लगती है, फोर्थ स्टेज के अंदर जो है माइल्ड टू मॉडरेट।
और फिफ्थ स्टेज जो होती है इसके अंदर मॉडरेट कॉग्निटिव एक्टिविटी डिक्लाइन। जो फिफ्थ स्टेप है इसमें मॉडरेट कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है वो क्या होने लग जाती है, कम में होने लग जाती है। इसे आप अर्ली डिमेंशिया का नाम देते हो, अर्ली डिमेंशिया। अर्ली डिमेंशिया, इसे आप किसका नाम देते हो, अर्ली डिमेंशिया का नाम देते हो। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ कैटेगरी। जब सिक्स्थ कैटेगरी में आते हैं तो मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर आपकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होने लगती हैं। इसे आप मिडिल डिमेंशिया बोलते हो, इसे आप क्या बोलोगे, मिडिल डिमेंशिया का नाम दोगे। और सातवीं जो कैटेगरी है इसके अंदर क्या होता है, सीवियर। आपकी जो भी कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है वह सीवियरली क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। सीवियरली क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो इसे आप क्या बोलोगे, लेट डिमेंशिया। इसे आप क्या बोलोगे, लेट डिमेंशिया। इसे क्या बोलोगे, लेट डिमेंशिया। जैसे कि एक उदाहरण से आप याद करो तो पहले में सिम्टम्स आपको नजर नहीं आते, दूसरी कंडीशन के अंदर फॉरगेटफुलनेस स्टार्ट हो जाती है, आप कुछ चीज़ों को जो है वो भूलना प्रारंभ कर देते हो। जैसे आप एक डेली लाइफ का ही हम एग्जांपल लें, आप घर से निकल रहे हो, पहली स्टेप है तो आप भूल रहे हो कुछ चीज़ों को, ठीक है, लेकिन आपको लगता नहीं कि मुझे ये बीमारी है। दूसरी स्टेप के अंदर आए, ठीक है, आप भूल गए कि मैंने नाश्ते में क्या किया था, मैंने काय का नाश्ता किया था, ठीक है, ये चीज़ें आप बाहर आते ही भूल रहे हो। आपको लगा कि यार मुझे याद क्यों नहीं है कि मैंने आज नाश्ते में क्या खाया था। तीसरी, अब जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको ऑफिस पे जाना है, तो अरे कार की चाबी जो है वो कहाँ रहेगी, मतलब माइल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है, ठीक है, वह क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है कॉग्निटिव एक्टिविटी। अब आपको लगेगा माइल्डली कि अरे चाबी कहाँ रह गई, फिर आप ढूंढोगे कि यार चाबी वहाँ रह गई, कहाँ रख दी मैंने, ऐसा करके फिर आप ऑफिस पहुंच गए। फिर क्या हो गया, आप ऑफिस या अपने स्कूल जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। अब वहां पे कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, वहां पे क्या है, कोई काम था, ठीक है, बॉस ने आपको कोई असाइनमेंट दिया था, कोई नोटिस जो है वह आपको बताना था, या फिर किसी का बर्थडे था, कोई स्पेशल इवेंट होना था आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसे भूल रहे हो, ठीक है। अब चलो ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा था, ये आप भूल जाओगे। अब आपने कहा मॉडरेट, आपने कहा मॉडरेट। अब मॉडरेट के अंदर जो है वो फिर आप डेली एक्टिविटी को भूलने लगोगे, क्या होगे, डेली एक्टिविटी को ही आप भूलने लगोगे कि मुझे क्या करना है, क्या खाना है। जैसे कि आपके पास खाना रख दिया और आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा ये खाना खा लेना। यदि आप मॉडरेट या अर्ली डिमेंशिया के शिकार हो तो आप भूल जाओगे कि मुझे खाना भी खाना है। फिर 1 घंटे बाद दोबारा माम आई और फिर वह बोलती है कि बेटा तूने खाना नहीं खाया। अब यहां ये कंडीशन तो थी, पर कई बार क्या होता है, आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि मैं, क्योंकि 2 वजह हो सकती है। आपने कहा कि आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप भूले ही हो सकता है कि आपका ध्यान किसी दूसरी तरफ हो इसलिए आपने खाना नहीं खाया हो, यह भी वजह हो सकती है। नेक्स्ट आपने कहा मॉडरेट टू सीवियर, जो ये 6ठी कैटेगरी आती है, इसके अंदर जो है वो आप फैमिली मेंबर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है, फैमिली मेंबर को आप भूल जाते हो। और 7वीं जो सीवियर स्टेज होती है, इसके अंदर आप लाइफ की प्रत्येक इवेंट को जो है वह भूल जाते हो, कि आपकी जिंदगी में क्या घटा था वो सब भी आप भूल जाते हो। तो ऐसे एक आपकी डेली लाइफ से आप याद रख सकते हो कि इसमें सिम्टम्स नजर नहीं आते, इसमें आपको लगता है कि मैंने आज नाश्ता किया या नहीं किया, इसमें आपके घर की चाबी जो है वो कहाँ रख दी, बाइक की चाबी जो है वो कहाँ रख दी, अपने किसी मित्र का आप जन्मदिन भूल सकते हो, ऑफिस में क्या काम करना था, ये कोई इंपॉर्टेंट इवेंट थी वो आप भूल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपने कहा कि डेली एक्टिविटी जो है इनमें आप भूल जाते हो, इसमें फैमिली मेंबर्स जो है उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, उनको आप भूल जाते हो। और फाइनली आपने कहा कि भूलने की ये स्टेज यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप जो है वह जिंदगी के सारे इवेंटों को भूल जाते हो। ये होता है एल्जाइमर्स डिमेंशिया, ये होता है आपका एल्जाइमर्स डिमेंशिया। अब बात करते हैं तो फिर ऐसी बीमारी, यदि इतनी खतरनाक बीमारी जो है जिसके अंदर इंसान जो है वह अपने आप को भूल जाता है, अपने फैमिली मेंबर्स को भूल जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी बीमारी हो जाती है तो इसका डायग्नोसिस आपने करना होता है। कैसे आप इसका डायग्नोसिस करोगे? और एक बात और बता दो, यदि डिमेंशिया होती है, किसी के अंदर डिमेंशिया पाई जाती है, तो डिमेंशिया हो गया तो उसके बाद में वह व्यक्ति जो है वह किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कल मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, कोई चीज़ कहाँ रख के भूल जाएगा। इसलिए यदि किसी को डिमेंशिया जो है वह हो जाता है
तो वह गवर्नमेंट जॉब जो है वह भी नहीं कर पाता है। और डिमेंशिया का रिसेंटली एग्जाम्पल यदि आप देखो तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप ले सकते हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनके अंदर भी ये भूलने की बीमारी जो है अल्जाइमर डिमेंशिया जो है वह देखा गया था। अब बात करते हैं हम, तो पता कैसे लगाएं, तो पता कैसे लगाएं मतलब डायग्नोसिस, पता कैसे लगाएं तो डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस मैंने कहा कि सिंपली आपने क्या करनी है, MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपने करनी है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे भी हम एक क्लास लेंगे, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा एक व्यक्ति के कॉग्निटिव एबिलिटी को पहचाना जाता है कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है या नहीं। यह एक प्रोसेस होती है ये जानने की कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वह कम तो नहीं हो रही। अभी आप यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ोगे कि इसका MMSE जो है इसकी मैक्सिमम मार्किंग जो है वो 30 होती है। मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है, 30 होती है। और इंग्लैंड और इंडिया जो है उनके अंदर यदि लेस देन 24 इंडिया के अंदर और इंग्लैंड जो है उसके अंदर लेस देन 24 को जो है वह डिमेंशिया के अंदर कंसिडर्ड किया जाता है। और अमेरिका के अंदर यही कैटेगरी कितनी है, लेस देन 23 या इज इक्वल टू 23 या लेस देन 23 जो है वह कंडीशन को आप डिमेंशिया में कब कंसल्ट करोगे, अमेरिका में। यदि अमेरिका के अंदर जो है वह डिमेंशिया डायग्नोसिस करना है तो आप MMSE का स्कोर जो है यदि 23 या इसके बराबर आ रहा है तब आप डिमेंशिया बोलोगे। और इंडिया और इंग्लैंड में यदि लेस देन 24 आ रहा है तो आप इसे डिमेंशिया कंसिडर्ड करोगे। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं, तो लेस देन 24 आपने बता दिया, तो इसकी भी 3 कैटेगरी हो जाएंगी, ठीक है। वही माइल्ड मॉडरेट सीवियर, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है। अब बात करते हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर। तो आपने कहा कि 9 से कम, लेस देन 9 या इज इक्वल लेस देन 9 या फिर इसके बराबर जो कंडीशन है वह सीवियर के अंदर आएगी। वह किसके अंदर आएगी, सीवियर के अंदर। और 9 दूनो 18, ठीक है। और 10 to 18 जो है वो किसके अंदर आएगी, मॉडरेट के अंदर। 10 to 18 जो है वो किसके अंदर आएगी, मॉडरेट के अंदर। और लेस देन चॉइस से कम क्या होना चाहिए, चॉइस से कम मतलब 23, मतलब 23 क्या हो गया, 23। तो 23 जो है वो आपका आएगा 23 से और इधर 11, ठीक है। 11 से 23 जो है वह माइल्ड डिमेंशिया, 11 से 23 जो है वह माइल्ड डिमेंशिया में आएगा। 10 to 18 जो है वह मॉडरेट डिमेंशिया में आएगा। और इज इक्वल 9 या इसके बराबर जो है वह सीवियर के अंदर आएगा। तो ये याद रह जाएगा। और फिर चॉइस या चॉइस से ऊपर है तो उसे आप नॉर्मल के अंदर कंसिडर्ड कर दोगे। ये हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ MMSE इन डिमेंशिया पेशेंट। MMSE पे हम अपने एक क्लास लेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि कैसे MMSE की जाती है, कैसे इन 30 का जो स्कोर है उन्हें बांटा जाता है। ओरिएंटेशन के अंदर, रिकॉल के अंदर, लैंग्वेज के अंदर ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के आधार पर जो है वह ये मार्किंग तैयार की जाती है। लेकिन यहाँ भी एक देखने लायक चीज़ है, एक सवाल जो पूछा जा सकता है या एक चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप किसी से सवाल कर रहे हो और वह सवालों का जवाब दे रहा है, जैसे कि आपने कहा था कि उसे कई बीमारी हैं या वह डिप्रेशन का शिकार है, बीमारी है या वह डिप्रेशन का शिकार है। यदि बंदा डिप्रेशन का शिकार है तो आपको क्या लगता है वो आपके सारे सवालों का सही जवाब देगा? हो सकता है उसे सवालों के जवाब आते हो लेकिन डिप्रेशन की वजह से वह सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, तो भी तो फिर आपका स्कोर जो है वह बदलेगा। और स्कोर बदलेगा, जैसे मुझे सवालों के जवाब आ रहे थे पर डिप्रेशन की वजह से मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया और मेरा स्कोर जो है वह 22 आ गया। इसका मतलब मुझे डिमेंशिया है, इसका मतलब मुझे डिमेंशिया है। डिमेंशिया नहीं बोलोगे आप, उसे बोलोगे नई टर्म स्यूडो डिमेंशिया। वह डिमेंशिया नहीं था, डिमेंशिया नहीं था, वजह डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से जो इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ, स्कोरिंग जो है वह सही नहीं हुई। ऐसे ही मेनिया में भी हो सकता है। अब आप पूछोगे मेनिया में कैसे होगा सर? मेनिया में तो ज्यादा बताएगा, मेनिया में तो ज्यादा बताएगा। हाँ, तो यही चीज आप सोचो कि मेनिया के अंदर पेशेंट जो है वह कैसा होता है। पेशेंट क्या सोचेगा, अपने आप को सुपरस्टार मानता है मेनिया में, तो
ठीक है, मेनिया में तो पेशेंट अपने आप को सुपरस्टार मानता है, तो आप उसे ऐसे सीधे सीधे सवाल करोगे कि टाइम कितना हो रहा है, हाथ में घड़ी पहन रखी है, ठीक है, ये क्या है, तो उसे क्या लगेगा, सोचे ये कोई सवाल है, मैं यहाँ चेकअप करवाने आया हूँ, ये क्या सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा सोचकर भी वह जवाब नहीं देगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, हो सकता है डिप्रेशन की वजह से भी जवाब नहीं दो, और हो सकता है मेनिया के अंदर ये सोचकर कि ये कोई सवाल है, ये मुझसे पूछोगे, ये सब मैं नहीं बताऊं, तो वह नहीं देगा, तो डायग्नोस होगा स्यूडो डिमेंशिया। क्या होगा? स्यूडो डिमेंशिया। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार ऐसे जो है वह मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है, जिसे आप नाम देते हो स्यूडो डिमेंशिया। क्या नाम देते हो? स्यूडो डिमेंशिया। याद रह जाएगा। अमेरिका के अंदर इसे 23 या इसके समकक्ष, और इंडिया और इंग्लैंड के अंदर लेस देन 24, ऐसे आप डायग्नोसिस कर सकते हो। अब बात करते हैं, चलो डायग्नोसिस भी कर लिया, इतने प्रकार के होते हैं, इलाज तो बताओ, इलाज क्या होगा? तो सिंपल आपने देखना है ट्रीटमेंट। अब आप पढ़ोगे ट्रीटमेंट, बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में कुछ खास नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था कि बीमारी का इलाज नहीं करो तो चलेगा, लेकिन बीमारी की वजह का इलाज कर दो तो बीमारी अपने आप सही हो जाएगी। आपने मेडिकल सर्जिकल में इतने सारे लेक्चर लिए हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। आप यदि बीमारी के कोज को हटा दो तो हम गारंटी लेते हैं कि बीमारी अपने आप हट जाएगी। वजह को ही हटा दो, वजह को यदि आप हटा दोगे तो बीमारी अपने आप सही हो जाएगी। और आपने कहा था कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम तो के अंदर तो डेमोस्ट्रेबल साइन आपको देखेंगे, डेमोस्ट्रेबल बीमारी है, इसमें तो आपको कोज जो है वो नजर आ जाएंगे, तो आप कोज को हटा दो। जैसे आप सिंपली वही देखो, एक कर लेते, जैसे हाइपरटेंशन था, हाइपरटेंशन है तो क्या दे दोगे आप? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का प्रयोग करोगे। पेशेंट में आपने कहा था इंडिया के अंदर ज्यादा किसकी वजह से होता है? एंडोक्राइन की वजह से। एंडोक्राइन कोजेजित है ना, एंडोक्राइन रिवर्सिबल के अंदर, तो एंडोक्राइन है तो आप क्या करोगे? हार्मोनल थेरेपी दोगे। क्या दोगे? हार्मोनल थेरेपी दोगे। यदि डिमेंशिया की वजह से जो है वह साइकेट्रिक सिम्टम्स जो है वह नजर आ रहे हैं, तो क्या दोगे? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का प्रयोग करोगे। पेशेंट जो है उसे नींद नहीं आ रही तो आप सेडेटिव का प्रयोग करोगे। ऐसे आप जो है वह सिम्टम्स के हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वह पेशेंट को प्रदान करके इस खतरनाक बीमारी से आप पेशेंट को बचा सकते हो। ये थी हमारी डिमेंशिया की क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।